हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो ये पॉडकास्ट मेरा बाकी सबसे डिफरेंट होने वाला है, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये स्टूडियो में है, ये फेस टू फेस है। क्योंकि आज हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो कोई फैकल्टी नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी पॉडकास्ट कर रहा था किसी न किसी फैकल्टी के साथ कर रहा था। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने वाले हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम प्लस स्टूडेंट वॉलेंटियर से लेके रीजनल काउंसिल मेंबर तक बने। सी आनंद जैन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू यश फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड मुझे लगता है आज का हमारा जो ये पॉडकास्ट रहेगा, जो हमारा कन्वर्सेशन रहेगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आज का हमारा जो पॉडकास्ट होगा मैंने उसे 5 से 6 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। लाइक आपकी अर्ली लाइफ से लेके सीए बनने तक का सफ़र, प्लस पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, प्लस सीए मेंबर्स में जो पॉलिटिक्स होती है वो कैसे होती है। क्योंकि सर क्या है कि हर किसी सीए स्टूडेंट को ये पता है कि सीए कैसे बनना है, सीए बनने के बाद जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पर हर किसी सीए स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि इसमें पॉलिटिकल लाइफ कैसी है। मतलब मेंबर्स के बाद आप इंदौर ब्रांच कमिटीज़ में कैसे जाते हो, रीजनल काउंसिल मेंबर कैसे बनते हो। इवन बच्चों को ये भी नहीं पता है कि प्रेसिडेंट वगैरह कैसे इलेक्ट होते हैं, उनको ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो आज बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन होने वाली है हर चीज़ से रिलेटेड। डेफिनेटली हम लोग सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले हम आपकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट करेंगे। लाइक आपकी स्कूलिंग कैसी थी, आपकी अपना कॉलेज किया, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। मैं इंदौर शहर को बिलोंग नहीं करता हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू अ प्लेस, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्कूल जो था वो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था। तो मेरी पढ़ाई जो है फ्रॉम स्टार्टिंग केजी टू 12th वहीं स्कूल से हुई है। आई वॉज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट और 12वीं करने के बाद में आई हैव कन्वर्टेड टू इंग्लिश मीडियम। मैं सीए में आया और सीए में आकर यहाँ पर मैंने सारा चेंज किया। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आई बिलोंग टू टिपिकली बिजनेस फैमिली। मेरे फादर जो हैं वो बिजनेस में, मेरा एक छोटा भाई है वो भी बिजनेस में। दे आर नॉट सो हाईली एजुकेटेड, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और शायद मैं भी वही बिजनेस कर रहा होता अगर मैं सीए नहीं होता। बट नाउ आई एम हियर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चल रहा है। सर आपको किसने इंस्पायर किया कि सीए करते हैं। लाइक आप बिजनेस फैमिली से थे, आपकी फैमिली में कोई सीए नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। देन कैसे लगा कि सीए स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था आई वॉज थ्रू आउट अ मेरिटोरियस स्टूडेंट। क्लास में फर्स्ट आना या डिस्ट्रिक्ट में कोई नंबर लेकर आना, इट वॉज ऑल अबाउट माई स्टूडेंट जर्नी। और उस दौरान ही कहीं एक बात पता चली कि सीए इज़ अ वेरी टफ कोर्स। पढ़ाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या हमारे आसपास के क्षेत्र से जो लोग गए दे कुड नॉट बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आई टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी और एज अ चैलेंज कि मुझे भी सीए करना चाहिए, या मैं देखता हूँ ये सीए इतना कितना टफ होता है कि मैं नहीं कर सकता। इसके साथ ही मेरी एक जर्नी अपनी जो है वो स्टार्ट हुई। सर मेरी जर्नी भी आप थोड़ा सेम कह सकते हो, क्योंकि मैं डबरा से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर के बगल में पड़ता है। वहाँ भी क्या है सर, बहुत सिंगल डिजिट में बच्चे हैं जो सीए कर रहे हैं, और कॉमर्स भी बहुत कम बच्चे लेते हैं वहाँ पे। उस एरिया में ऐसा रहता है मैक्सिमम लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, प्राइवेट जॉब बेकार जॉब्स होती हैं। और सीए मतलब कॉमर्स भी 20-25 बच्चे लेते थे पूरी में। और वहीं अगर साइंस में कंपेयर करें जॉब्स के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स में कंपेयर करें तो क्लासेस में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे स्कूल में भी, लेकिन कॉमर्स में सिर्फ 20 बच्चे। उसमें भी 20 बच्चे सर वो बच्चे थे जो उनको आर्ट्स नहीं करनी थी, साइंस नहीं करनी थी, तो उन्होंने कॉमर्स ली थी पूरी क्लास में। सर मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं एवरेज बच्चा था, लेकिन ऐसा लगता था मैं गलत क्लास में हूँ सर। और सर फिर उसके बाद सीए किसी ने भी चूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, प्लस मेरे पापा ने बोला था कि कॉमर्स लिया है, सीए एक बहुत अच्छी मतलब पोस्ट है, एक हमारे एरिया में इसको ऑफिसर टाइप का माना जाता है सर। और ऐसा एक सर तो मेरे मन में आ गया था सर सीए तो मेरे को करनी ही है। और फिर मैंने रिसर्च किया, देन सर अब आज सीए में मैं भी कर रहा हूँ, सेम आपकी तरह थोड़ा। वेरी नाइस। देन सर आपकी सीए जर्नी कैसी थी। लाइक अब भाई हमारे टाइम पे फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है। आपके टाइम पे सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल, कैसी आपकी जर्नी रही थी। हाँ, व्हेन आई वाज परस्यूइंग सीए 2008 में मैंने शुरू किया। उस समय सीपीटी हुआ करता था, फाउंडेशन जिसको हम अभी बोलते हैं, उस समय सीपीटी होता था। एंड इट वाज टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जैसा अभी पहले फाउंडेशन था उसी तरह से था। देन पीसीसी होता था और फिर फाइनल होता था। तो जब हम लोग सीए कर रहे थे तो सीपीटी पास करते ही आपको आर्टिकलशिप करना होती थी। 3.5 ईयर का आर्टिकलशिप होता था और उसके बाद आपका फाइनल का अटेम्प्ट भी ड्यू हो जाता था। लाइक यू नॉट हैव टू पास योर आईपीसीसी और पीसीसी दैट टाइम। मतलब जैसा अभी होता है ना कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय आप सीपीटी पास करते थे,
फिर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते थे, फिर आपका पीसीसी का अटेम्प्ट आता था और फिर फाइनल का अटेम्प्ट आता था। सो दैट वे आर्टिकलशिप और आपकी पूरी जो पढ़ाई है वो चलती थी। इट वॉज टोटली प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली बेस्ड सिलेबस दैट टाइम, क्योंकि आपको जितना पढ़ाई पे ध्यान देना होता था उतना ही आर्टिकलशिप में भी ध्यान देना होता था, तो दोनों बराबर चलते थे। सर अब तो क्या है कि हर आर्टिकलशिप स्टूडेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं। आप आर्टिकलशिप जा सकते हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो, प्लस रात में पढ़ सकते हो। आपके टाइम में सर ऑनलाइन का तो कुछ ज़्यादा कुछ आया नहीं था, लेकिन आप कैसे मैनेज करते थे आर्टिकलशिप प्लस फाइनल की स्टडीज़? फ्रैंकली टेलिंग यू, उस समय ऑनलाइन का नहीं था, फिजिकल क्लासेस हुआ करती थी, बट मैं मॉर्निंग की क्लास कभी नहीं जा पाता। सुबह 7 बजे की जो क्लास है या 6:30 की जो क्लास है, हमेशा बंक मारते थे। 7:30 8 बजे वाली जो क्लास होती थी उसमें राह साहब पहुंच जाते थे। बट इवनिंग क्लासेस एवरी टाइम आई हैव ऑलवेज कंप्लीटेड माय इवनिंग क्लासेस। तो उस समय जो होता था, सुबह 6:30 से लेकर 10:30 तक क्लासेस होती थी, 10:30 to 5:30 ऑफिस, एंड देन 5:30 to 9 और 9:30 हमारी फिर से क्लासेस होती थी। तो इस तरह से हम लोग अपना स्केड्यूल मैनेज करते थे। सर अब आपको क्या लगता है, अब बच्चों के अंदर इतना डिसिप्लिन नहीं रहा है? मतलब पहले जो स्टूडेंट्स थे वो आर्टिकलशिप करते थे, प्लस फिजिकली जाते थे क्लासेस में। अब बहुत आलस आ गया है बच्चों के अंदर, वो सुबह पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना भी ये समझ लो कि बहुत हेक्टिक सा लगने लगा है उनको, इतनी कन्वीनियंट होने के बाद भी। अब आपको लगता है सर ऑनलाइन आने के बाद बच्चों के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन कम हो गया है, कंसिस्टेंसी कम हो गई है? सी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है वो तो एकलव्य की तरह है। उसको पता नहीं है उसके गुरु द्रोण कहाँ बैठे हुए हैं, और वो बैठकर अपने घर से पढ़ाई कर रहा है, बट फिर भी बच्चे पास हो रहे हैं। एंड रादर आई वुड से रिजल्ट काफ़ी बढ़ गया है, ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, तो उनका मेहनत तो बढ़ा है। क्योंकि जब आपको कोई नहीं देख रहा है और उस समय अगर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो या आपके डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब कोई देख रहा होता तो ये बच्चे क्या कर रहे होते हैं आज के समय में। सो उनका डिसिप्लिन मुझे लगता है ज़्यादा है। ऑब्वियसली उस समय पर सोशल मीडिया जो आज के लेवल पर है उतना पीक पर नहीं था। सो ऑर्कुट सुना होगा, हमारे ज़माने में ऑर्कुट हुआ करता था। तो उस समय इतना डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया का नहीं था, डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा से ही थे, बट सोशल मीडिया वाले कम थे। तो अभी मुझे लगता है वो चैलेंज थोड़ा सा स्टूडेंट में ज़्यादा रहता है। हाँ, अब तो क्या है सर, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि अब क्या हो गया सर, स्क्रीन टाइम के चक्कर में कि आप भले 4 घंटे मोबाइल चला रहे हो, लेकिन आप 4 घंटे मोबाइल चलाने के बाद अब आपका माइंड उतने फोकस के साथ नहीं पढ़ सकता जितना पहले पढ़ सकता था। तो मुझे लगता है ये थोड़ा पहले के लोगों के लिए एडवांटेज ज़्यादा था। बाकी सर मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने बताया था कि आप सिकासा ऐसा वॉलंटियर आपने ज्वाइन किया था, लाइक कार पार्किंग वगैरह से रिलेटेड आपने कुछ बोला था उस पॉडकास्ट पर। सर वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने सिकासा ऐसा वॉलंटियर कैसे ज्वाइन किया था? सी, हमारे जो प्रिंसिपल थे, मतलब जिनके अंडर मेरी आर्टिकलशिप हुई, ही वॉज ऑलरेडी इनटू ऑल दिस थिंग्स। वो तब रीजनल काउंसिल चेयरमैन थे। एंड उस समय हमारे यहाँ इंदौर में जो अपना ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला था। सो देन प्रेसिडेंट जो समय थे वो आए हुए थे, एंड इट वाज एन इनॉग्रेशन ऑफ द ऑडिटोरियम। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तब उन्होंने कुछ काम बताया, हमने वो काम एग्जीक्यूट किया, देन स्टार्टेड विद सिकासा। तब समझ में आया कि सिकासा होता क्या है एंड हाउ वी कैन सर्व बीइंग ए स्टूडेंट टू द फैटर्निटी। और फिर सिकासा में जुड़े, बैनर लगाना है तो बैनर भी लगाए, कुर्सियाँ भी लगाई, एंड उसके बाद जर्नी जो है वो चलती रही। सर अभी आपने बोला कि मेरे को क्लासेस भी रहते थे, आर्टिकलशिप भी रहती थी, देन सर अब भी बच्चों को यही है, या तो हम क्लास करें या आर्टिकलशिप करें या ये सब चीज़ों में भी रहें, तो सर आपने तीनों चीज़ें कैसे मैनेज करी साथ में फिर? सी, हमारे 5 उंगलियां हैं। हाँ। एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है। हम जब खाना खाते हैं तो सारी उंगलियों को तालमेल जमा करके खाना खाते हैं। तो उसी तरह से ये भी सब कुछ चलता है। आप देखिए, आपको आर्टिकलशिप भी बराबर करनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जो आज के स्टूडेंट ज़्यादातर करते हैं, हाँ। अगर सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो आप उस चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई प्रैक्टिकल पर ध्यान देंगे तो हो सकता है आप थ्योरी नहीं पढ़ी हुई हो, या आपने कोर्स नहीं पढ़ा हुआ हो, या आपने वो प्रोविज़न नहीं पढ़ा है, तो आप उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मैं मेरे ऑफिस में भी सारे आर्टिकल्स को ये बात बोलता हूँ कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल को मर्ज करो। आपने जो पढ़ा है थ्योरेटिकली, उसको आप प्रैक्टिकल में कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप उसको समझो, और जहाँ जहाँ उसका यूजेज आ रहा है उसको वहाँ पर लगाओ। लाइकवाइज जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, अगर उसका थ्योरेटिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या थ्योरी में वो कहाँ उस चीज़ को एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर आप दोनों को मिलाकर चलते हो तो एग्जाम में हमेशा इससे एडवांटेज मिलता है। क्योंकि हमारे सीए के सिलेबस में इनकम टैक्स बोल कहें, या अकाउंट्स कहें, या कॉरपोरेट लॉ कहें, या ऑडिट कहें, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और जब उस बच्चे ने प्रैक्टिकल और थ्योरी को बहुत प्रॉपरली किया हुआ होता है तो वो आंसर भी उतना ही प्रॉपरली कर पाता है। तो कोई बाउंसर आता है तो हम उस बाउंसर पे शॉक नहीं करते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं आज के, उनको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सर अब मैं जैसे आर्टिकलशिप में हूँ, मैं सिकासा में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है मेरा, एक्टिविटीज़ वगैरह में हर चीज़ में पार्ट लेना। सर मेरे से कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं भाई क्या तू टाइम वेस्ट कर रहा है ये सब चीज़ों में, या तो पढ़ ले अपना अपना तेरा फाइनल अटेम्प्ट आने वाला है। सर क्या सिकासा बाकी बच्चों से अलग बनाती है हमको? ऑब्वियसली आप, जैसे आज हम इंदौर की बात करें, इंदौर में आज 10,000 स्टूडेंट हैं जो सीए कोर्स परस्यू कर रहे हैं। उन 10,000 में एक फेस यश पहाड़ी है। तो यश को लोग कैसे जानेंगे अगर वो सिकासा में नहीं होंगे? बिकॉज जैसे कॉलेजेस में होता है, कॉलेजेस के अपने इलेक्शंस होते हैं या कॉलेजेस की अपनी एक कार्यकारिणी होती है, कमिटी होती है। लाइकवाइज सीए में भी जो एक गैप होता है उसको फुलफिल करने के लिए वी हैव दिस सिकासा। अब सिकासा के अंदर जब बच्चा आता है तो ही गेट टू कनेक्ट विद द पीपल, वो नए दोस्तों से मिलता है। वहाँ पर जो सर्कल बनता है वो एक लाइफ लॉन्ग सर्कल होता है। आज हो सकता है आपसे जो सिकासा में व्यक्ति मिला है वो आज से 15 साल बाद आपको एक मैसेज करे एंड वो आपको लिखे, हाय यश, हाउ आर यू, आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन यू वाज इनटू सिकासा कमिटी, और वो आपसे कुछ कनेक्ट करता है। आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, बट नाउ ही हैज बिकम सम सो कॉल्ड CFO, CEO और सम बिग पर्सन इन एनी कंपनी, और वो आपसे कनेक्ट कर रहा है। सो ऐसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो स्टूडेंट टाइम में मेरे साथ कहीं कनेक्ट हुए और आज हम लोग कभी मिलते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है मिलकर। तो इट ऑलवेज गिव अ अपर एज विद द अदर पीपल। और साथ में ही क्या होता है, एक जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो आपको सीखने को मिलती है। बिकॉज जब आप सिकासा में आते हैं तो आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप में लीडरशिप डेवलप होती है और आप कई पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं, उनसे नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस लेते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है उसको इन्हांस करता है, उसमें नई क्वालिटीज़ लाता है, नई एबिलिटीज़ लाता है। तो मुझे लगता है कि जो बैलेंस करते हुए स्टूडेंट सिकासा लाइफ में आगे बढ़ते हैं या कोई भी ऐसे रोल में आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएबल। सर एक लाइन भी है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। ऑब्वियसली। हाँ, तो सर मेरे को भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि सर मैं सिकासा में आने की वजह से आज कितने सारे जो गेस्ट्स आते हैं उनसे मिलता हूँ, प्लस बहुत सारे बच्चों का, पूरे ऑल ओवर इंदौर सिटी के बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो वो पूछते हैं। तो सर एक कनेक्शन बन गया है हर किसी से, और यूट्यूब की वजह से तो सर ऑल ओवर इंडिया में कनेक्शन बन गया है। तो सर आज किसी भी मेरे दोस्त को किसी भी आर्टिकल से फर्म में या कहीं पे भी रेफरेंस लगवानी होती है, कुछ भी काम करवाना होता है सर, जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ सिकासा, आज मैं उनकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ सर। मैं उनका हेल्प कर देता हूँ, मतलब कुछ भी करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये है मेरा थोड़ा जो अलग बना रहा है मेरे को बाकी स्टूडेंट से। सर बाकी आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी सेटबैक देखा? ऑब्वियसली सीए है तो अटेम्प्ट तो है ही। सो देयर वाज ऑलवेज अ नवंबर आफ्टर मे एंड देयर वाज ऑलवेज अ मे आफ्टर नवंबर। अब थोड़ा अमेंडमेंट आ गया। तो अटेम्प्ट तो देखे ही हैं। पहली बार फेल होने का जो टेस्ट था वो मैंने पीसीसी में लिया, व्हेन आई हैव अपीयर्ड फॉर दी बोथ ग्रुप्स इन पीसीसी, और मैं तब पास नहीं हो पाया। देन फिर मैं अगले अटेम्प्ट में आया, तब मैं पास किया। और उसके बाद फाइनल्स में रियलाइज़ हो गया था कि हम उस तरह के स्टूडेंट नहीं हैं जो एक ही बार में रैंक ले आते हैं, एक ही बार में दोनों ग्रुप पास कर लेते हैं। तो फाइनल में मैंने अपना थोड़ा पेस चेंज किया। मैं एक एक ग्रुप अपीयर हुआ। जब तक पहला ग्रुप पास नहीं हुआ मैंने दूसरा नहीं दिया। जब मैं पहला ग्रुप पास किया तब मैंने दूसरा देना स्टार्ट किया, और फिर मैंने अपना दूसरा ग्रुप भी पास करते हुए अपनी सीए की जर्नी कंप्लीट की। तो ऑब्वियसली मुझे भी अटेम्प्ट तो लगे ही हैं। सर जब आपका फाइनल का रिजल्ट आया, सर बहुत ज़्यादा नर्वस होता है उस टाइम पे हर स्टूडेंट जिसका भी रिजल्ट आने वाला होता है, कि इस अटेम्प्ट से डिसाइड होता है कि अगले 6 महीने बच रहे हैं कि जाने वाले हैं। सर जब आपका फाइनल का रिजल्ट आया, जब आप पास हुए, जब आप आनंद जैन से सी आनंद जैन हुए, जब आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? जब मेरा फाइनल का रिजल्ट आया तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस दिन अपनी शॉप पर था। मतलब बेसिकली क्या होता था कि एग्ज़ाम होते ही मैं घर चला जाता था, जैसे कि सारे स्टूडेंट करते हैं। एग्ज़ाम दिया, फिर वो जो 2-3 महीने का पीरियड है अपने घर पे निकाला। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो पीक पीरियड होता है एग्ज़ाम के जस्ट बाद एक सीज़न होता है, लाइक
हम लोग सीड्स बिजनेस में है, तो मई एग्ज़ाम दिया, वैसे ही जून जुलाई में सीड्स का बिजनेस चलता है और नवंबर के बाद में फिर से जो क्रॉप आती है तो उसको हम परचेज करते हैं, तो उसका बिजनेस चालू होता है। तो हमारे लिए सीजन काइंड ऑफ होता था, तो देयर वाज ऑलवेज अ प्रेशर कि एग्ज़ाम दो और घर चले जाओ। तो जिस दिन रिजल्ट आया मैं शॉप पर ही था, और हमारे यहाँ पर हम लोग कपास जो होता है कॉटन वो खरीदी करते हैं, तो मैं शॉप पर ही था हमारे यहाँ। और जब वो रिजल्ट आया तो मैं वहीं जो एक कपास की ऐसी गठरी होती है वो पड़ी थी, मैं उसके ऊपर बैठ गया रिजल्ट देखते ही, जब देखा पास लिख कर आया और मैं वहीं बैठ गया। तो और पापा सामने ही थे, देन ही रियलाइज्ड। फिर घर में खुशी का माहौल आया, और चूँकि मुझे लगता है आई एम दी सेकेंड और थर्ड सीए फ्रॉम दी इंटायर विलेज, उस समय तक 3-4 लोग और भी आ चुके थे, हमारे साथ के लोग बने भी, तो फिर एक सेलिब्रेशन का माहौल एंड ऑल द थिंग्स। सर मेरे को क्या है सर, इंटरमीडिएट में अभी थोड़े अटैम्प्ट्स लगे हुए हैं। देन सर अभी सितंबर अटैम्प्ट की बात है, मेरा इंटरमीडिएट का शायद 3rd अटैम्प्ट या 4th अटैम्प्ट था। मैं सर उस अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया था, अनसक्सेसफुल आया था। देन सर उस टाइम अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। उन दोनों ने मेरे को इतना मोटिवेट किया सर कि तू कर लेगा, अब मैं तेरे पे पूरा भरोसा है कि हमारी पूरी फैमिली में अगर कोई हमारी फैमिली चेंज कर सकता है वो तू कर सकता है, तो पूरा भरोसा है तू करेगा ही करेगा। और क्या फ़र्क पड़ता है 3-4 अटैम्प्ट लग गए, लोग 24-25 साल में भी कुछ ना कुछ क्लियर नहीं है उनका लाइफ में उन्हें करना क्या है, तो अभी 19-20 साल का है तो अपने करियर को लेकर इतना सीरियस है। देन सर सितंबर अटैम्प्ट में सर एक अंदर से बुरा लगा था सर कि मेरी फैमिली मेरे को इतना सपोर्ट कर रही है, मैं उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देन सर फिर जैन अटैम्प्ट आया, जैन अटैम्प्ट निकला, फिर मेरा रिजल्ट का डे आया। उस दिन सर क्या सीन हुआ कि सर रिजल्ट आया, पापा उस दिन घर पे नहीं थे और मेरा लैपटॉप में निकाला, मैंने मम्मी को बुलाया कि उस टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि निकल जाएगा इस बार, तो बहुत प्रिपरेशन करी है। लेकिन मम्मी को तो डर लग नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3-4 अटैम्प्ट हो चुके थे। उनका ऐसा था कि अब इस बार नहीं हुआ तो मैं इसको रोते हुए नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि सितंबर अटैम्प्ट में मेरे को बहुत रोना आ गया था क्योंकि मैं नहीं निकल पाया था। और मेरे सारे दोस्त आर्टिकलशिप में आगे बढ़ चुके थे, उनको अटैम्प्ट आने वाले थे, उनके 1-2 फाइनल के सब्जेक्ट भी निपट चुके थे और मैं उनके साथ स्टार्ट करके भी उनसे पीछे था। और मेरा एक दोस्त तो अभी फाइन सीए भी बन चुका है। सर बाकी फिर उस दिन सर जब रिज़ल्ट आया, मैंने पास देखा तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन आया कि अब अगला अटैम्प्ट नहीं देना मेरे को, क्योंकि मैं उस लूप में फंस गया था। और सर मैंने सिर्फ पास बोला और सर पीछे मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, बस रोना निकला, वो रो गई। तो उस टाइम लगा सर कि अटैम्प्ट ठीक है लेकिन सर पास होते हैं सर जब सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है, सारी मेहनत वर्थ इट लगने लगती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप पास होते हो, आपकी वर्षों की जो तपस्या है, जो मेहनत है, उससे आपको सक्सेस मिलती है, तो उससे आपके पेरेंट्स जो हैं सबसे ज़्यादा वही खुश होते हैं। सर अब आप अपनी लाइफ में इतने आगे आ चुके हो, अब आपको लगता है कि रियली में जो अटैम्प्ट लगे वो लॉन्ग टर्म में मैटर करने भी वाले हैं कि नहीं? देखो, एक कहावत है कि लड़की से उसकी एज और सीए से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछने चाहिए। हाँ। तो सीए में कभी भी अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है, आपको कम अटेम्प्ट लगे या आपको ज़्यादा अटेम्प्ट लगे, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि जिनको ज़्यादा अटेम्प्ट लगे उनको अनुभव ज़्यादा हो गया, हाँ। दे कुड लर्न मोर। और आज जब हम बात करते हैं, जो कई लोग हैं जो मेरे साथ भी सीए कर रहे थे या जो मेरे बाद भी मैंने कई बच्चों को देखा है जो सीए में थे, उनको काफ़ी अटेम्प्ट लगे, बट दे आर नाउ डूइंग वेरी वेल, उनके पैकेजेस भी अच्छे हैं। जो बच्चे बाद में पास हुए उनके पैकेजेस अच्छे हैं, या जो प्रैक्टिस में है वो अपनी बढ़िया प्रैक्टिस चला रहे हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आर अप्लाइंग दैट कैलिबर एंड एक्सपीरियंस इनटू योर प्रैक्टिस और योर जॉब, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अटेम्प्ट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर नहीं है कि आपको सीए में अगर ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए तो आप अनसक्सेसफुल हो, या आपको कम अटेम्प्ट लगे हैं और आप पहले ही बार में आपको कोई बड़ी जॉब लग जाती है तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। आप लाइफ में कितना खुश हो उसको देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहला। दूसरा, आप बाकियों से कंपेयर नहीं कर सकते, एवरीवन हैव हिज ओन लाइफ, तो आप वो लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पैरामीटर दैट वन हैज़ ऑलवेज शुड चेक, वन शुड ऑलवेज चेक दैट पैरामीटर कि उस पर क्या चल रहा है। आज हो सकता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो वो 70 लाख रुपए के पैकेज में कहीं जॉब कर रहे हो, और आज हो सकता है 5th अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द सेम ईयर 40, 30, 50 लाख का पैकेज इंदौर में बैठकर कमा रहा है। तो मुंबई में बैठकर 70 लाख का पैकेज होना और इंदौर में बैठ के 50 लाख की प्रैक्टिस होना, मैं बोलता हूँ सेम चीज़ हुई, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। रादर इंदौर में बैठ के 50 लाख की प्रैक्टिस होना इज़ अ गुड थिंग। यस। तो अटेम्प्ट का मैटर नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं उसका मैटर।
सर आज के टाइम में लेकिन क्या है कि सर हर स्टूडेंट के लिए अटेम्प्ट एक ऐसा हो गया है कि नहीं लगने देना है हमें अपने अटेम्प्ट लगे तो वो सर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सर ऐसे स्टूडेंट्स को आप कुछ कहना चाहो कि डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे, ये आपको कुछ ना कुछ लर्न आपके कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टूडेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एक छोटा सा बच्चा हो, अगर वो कोई काम कर रहा है और वो उस काम को करने में अनसक्सेसफुल है तो उसमें भी इरिटेशन आता है। आज कोई 60-70 साल के बुजुर्ग भी हैं और अगर वो कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है। वैसे ही एक सीए स्टूडेंट है या कोई भी कोर्स परस्यू करने वाला स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना 100% दे रहा है और फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं थोड़ा इरिटेशन होता है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि गुस्सा करने से, इरिटेशन करने से कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो फेलियर है, आप जिस भी एग्ज़ाम में फेल हुए उसका कारण क्या रहा। आपने सबसे पहले ये चेक करिए कि आपने 100% एफर्ट दिए या नहीं दिए। पढ़ाई आपने पूरी करी है, नहीं करी है। पढ़ाई पूरी करी थी बट एग्ज़ाम में जाकर आप लिख कर आए या नहीं आए, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो श्योर रहते हैं, यार फोड़ के आया हूँ यार, 80% आएंगे ही आएंगे, बहुत ज़बरदस्त लिखा इस बार कॉस्ट के पेपर में 100 में से 95 पक्के ही पक्के यार, ऑडिट का पेपर तो क्या लड्डू आया था, मज़ा आ गया। मैंने ऐसे स्टूडेंट को बोलते हुए देखा। और जब नंबर आते हैं 24, 28, 35, 38 और उसमें जब कॉपीज बुलवाते हैं तो देखते हैं 4 मार्क्स ग्रेस, 4 मार्क्स बढ़े हुए आ रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट पहले खुद का रियलिटी चेक करें, पहला। दूसरा, वो अपनी कॉपी ज़रूर बुलवाएं। क्या होता है, स्टूडेंट अपनी कॉपी नहीं बुलाता है, वो सोचता है यार मैं फिर से कर लूँगा, मैं तो लिख कर ही आया था। नहीं, आप कॉपी बुलाओ, कॉपी बुलाओ और उसको देखो कि क्वेश्चन क्या था और आपने आंसर क्या लिखा है। क्योंकि भाई सीए की एग्ज़ाम है, हलवा तो है नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन देंगे आप रट के गए और लिख के आ जाओगे। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ घुमावदार रहता ही रहता है। आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, आपको लगेगा यार ये तो यहाँ से सीधे पलासिया चौराहे से विजयनगर जाने जितना है, आपको ऐसा ही लगेगा, बट वो घुमावदार रास्ता है। आप कॉपी बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोटिवेशन के लिए मैं करता था, वो क्या वजह थी जिसके कारण सीए में आए। भाई कोई कारण है जो आपको धकेल रहा है यहाँ पे, वाई सी कोई कारण है जो आपको धकेल रहा है ना। मतलब इतनी यातनाएं झेलने के लिए कोई खुद ब खुद तो नहीं आता है, कोई कारण रहता है जो उसको धकेल रहा होता है, या तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स है, आपके खुद की कोई इच्छा है, आपके मोटिवेशन है, कोई एक चीज़ ऐसी रहती है, तो उसके कारण आप सीए में आते हो। तो आप उस रीज़न को सोचो और हमेशा उसको सोचते रहो, यार ये कारण था जो मुझे लेके आया, मैं इतनी सी चीज़ के लिए छोड़ दूंगा क्या, ये कारण था मुझे लेकर आया क्या, इतनी सी चीज़ के लिए छोड़ दूंगा। जब आपके मन में बार बार बातें आती हैं, जब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे मेरा वो मोटिवेशन याद रखना, कोई नहीं कर पाया था, मुझे करना है, मैं बोल के आया हूँ, तब फिर आपको मोटिवेशन रहेगा, तब आप डिसहार्टेंड फील नहीं करेंगे। और आई एम श्योर कि जब आप इस सोच के साथ पढ़ाई करते हो तो आपके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। सर मेरे को भी आज जब भी लगता है ना कि आज मेरी पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, मैं अपनी मम्मी का वही रिएक्शन याद कर लेता हूँ कि ये वो फाइनल के लिए भी वेट कर रही है। बिल्कुल, आप सोचो, अपनी माँ को रोते हुए कोई नहीं देखना चाहेगा, पर आप सोचो वो खुशी के आंसू जब उनकी आंखों में आएंगे, वो मोटिवेशन दे देता है, वो आपको मोटिवेशन देंगे। सर अब तो कई सारे स्टूडेंट वो आईसीआई को ब्लेम करते हैं कि इनको डिमांड सप्लाई मेंटेन करनी है, इसलिए ज़बरदस्ती फेल कर दिया। सर कईयों का ये मानना है। देखो, इसके बारे में मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। हमारा आईसीआई के 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और दूसरा डिपार्टमेंट है एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का जो काम है वो ये है कि ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमारा सिलेबस सेट करती है, हमको पढ़ाई करने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है। आपके मॉड्यूल्स हुए, स्टडी मटेरियल हुआ, आपके वीडियो लेक्चर्स हुए, मॉक टेस्ट करवाना, ये सारा काम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करती है। और एक दूसरा विभाग होता है एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम लेता है, पेपर सेट करता है, कॉपीज़ चेक करवाता है, रिजल्ट देता है। yes. जो लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में है वो एग्जामिनेशन में नहीं है, जो लोग एग्जामिनेशन में है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में नहीं है। जो लोग एग्जामिनेशन में होते हैं वो पेपर सेट होने के दौरान, कॉपीज चेक होने के दौरान एक कोप भवन में रहते हैं।
एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेस पर रहते हैं जहाँ से वो अपने फैमिली से भी कनेक्शन नहीं रखते। उन 2 3 4 दिनों या सप्ताह भर की जो प्रोसेस होती है उसमें ये सारा एग्जामिनेशन सेट होता है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन यू शुड लर्न इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है कि एग्जाम कैसे लिया जाता है ये सीए से सीखो, तो इस पर कोई क्वेश्चन तो सवाल ही नहीं उठता। रहा सवाल रिजल्ट का, तो देर इज नो कंसेप्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई की पूर्ति के लिए हम लोग सीए बना रहे हैं। जब कंटेंट अच्छा बच्चों को पढ़ने को मिलेगा तो वो अच्छा लिखेंगे, और जब बच्चे अच्छा लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसकी चेकिंग भी अच्छी ही होंगी। फर्ज करो आपने एक एग्जाम लिखा, आपके अकाउंट्स के पेपर में आप 100 नंबर में से 70 नंबर आने जितना लिख कर आए, और आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर ने भी माना कि 70 नंबर आना चाहिए, तो आपके 70 आना चाहिए या 100 आना चाहिए? 70 ही आना चाहिए सर। आपके 70 आना चाहिए, 50 आना चाहिए? 70 आना चाहिए। 70 आना चाहिए। तो एग्जामिनेशन ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी आप जो करके आए हो उसको चेंज नहीं कर सकता। अब होता क्या है, कई बच्चे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कॉपी में नंबर 34 थे बट मार्कशीट में 38 नंबर है। क्या होता है सर, जब हमारा पेपर सेट होता है तो पेपर सेट होने के बाद एग्जामिनर भी उस पेपर को देता है। जैसे क्वेश्चन का सेट ए आया प्रिंट होकर, ये एग्जाम में आया है सेट ए, उस सेट ए को हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो भी देते हैं, एग्जाम देते हैं। अब मान लीजिए 3 घंटे के पेपर को एग्जामिनर को लिखने में 3.25 घंटा लगा, 3.5 घंटा लगा, तो जो वो एक्स्ट्रा टाइम है उसके कुछ मार्क्स स्टूडेंट को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उतना एग्जामिनर भी नहीं कर पा रहा है ना, वो पेपर लेंदी है, उसको कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उतना ग्रेस मार्क या उतने एडिशनल मार्क्स स्टूडेंट को बाय डिफॉल्ट दिए जाते हैं, पहला। दूसरा, उस क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आंसरेबल ही नहीं है, या उनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, या आंसर आएगा ही नहीं, तो उस क्वेश्चन के भी मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। ठीक है, दिस इज सेकेंड थिंग। फिर क्या होता है, ये पूरी डिटेल्ड चेकिंग होती है और सारे स्टूडेंट्स के मार्क कंपाइल होते हैं। कंपाइलेशन के बाद में उनको नंबर दिए जाते हैं, ये जो ग्रेस नंबर होते हैं, एडिशनल नंबर होते हैं ये, और ये नंबर मिलने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। तो जो कई लोग बोलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई को कर दिया, या हमारे समय पे, अभी तो 2-3 सालों से कम बात सुनने में आ रही है, बट इसके पहले एक बहुत सी बार बातें चलती थी कि इंस्टीट्यूट नंबर कट कर देता है, डिडक्शन कर देता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। देयर इज नो कंसेप्ट लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे यहाँ पे 100 कॉपी बुलाओगे, 100 में से 100 कॉपी में अगर नंबर है तो या तो वो एक्चुअल नंबर होंगे या बढ़े हुए होंगे, कम होने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं। हाँ भाई, बच्चा अच्छा लिखेगा तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये तो सर कंसेप्ट, कितने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स का ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। थैंक यू सर। सर बाकी अब आप स्टूडेंट वॉलंटियर से सीए बने, सीए बनने से लेके इंदौर ब्रांच कमेटी के चेयरमैन बनने तक का सफ़र सर कैसे आया कि अब इलेक्शन में आते हैं? फिर वहीं चालू करते हैं सिकासा। क्योंकि जो नेटवर्क आपका सिकासा टाइम में बनता है, ये हमेशा लोग याद रखते हैं। आपके जो साथी उस समय थे वो आपके लाइफ टाइम साथी बन जाते हैं, चाहे वो सीए बने या नहीं बने, आपके साथी जरूर है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये आपको बेस्ट मेमोरीज देता है, बेस्ट फ्रेंड्स देता है, बेस्ट नेटवर्क देता है। और जब मैं सीए बना, मैं जनवरी में रिज़ल्ट आया था, जनवरी 2015 में, तब मैं सीए बना। मार्च 2015 में मैंने अपनी मेंबरशिप और सीओपी ली, और दिसंबर 2015 में मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। तो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब मेरे पास जो स्ट्रेंथ थी वो मेरे सिकासा टाइम के जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ही थे, क्योंकि दे ऑल हैव बिकेम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उस समय पे मेरी जो टीम थी इलेक्शन में मेरे लिए काम करने वाली, दे वर अराउंड 100 लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, शेयर हो रही है। वी हैव केम अप विद दिस नई सोच नई अप्रोच। हमारा इलेक्शन में टैगलाइन था, नई सोच नई अप्रोच। तो उससे हमने स्टार्ट किया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 टीम बनती गई, और देन आई हैव मेड द इलेक्शन। बहुत अच्छे से हमारी टीम ने जीता, और नाउ फिर 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन आई हैव सर्व्ड एज सिकासा चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, CP committee chairman, and then became the youngest chairman of Indore branch in 2022. सर
कई सीए बनने के बाद सोचते हैं कि हमें भी इलेक्शन लड़ने हैं, बट फिर ये आ जाता है कि जॉब में रखिए सब चीज़ें पॉसिबल है नहीं। और प्रैक्टिस में आते हैं तो स्टार्टिंग फेज़ में कैसे अपने क्लाइंट्स बनाएंगे, नेटवर्क हमने ज़्यादा बिल्ड करे नहीं थे। सर आप नए सीएस को, जो सीएस बनते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उनको एडवाइस देना चाहो कि इनिशियल फेज़ में पेशेंस रखना पड़ता है, कैसे आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हैं? सर मैं धंधे वाले बैकग्राउंड का आदमी हूँ, तो मुझे जो लगता है कोई भी धंधा, हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ बेसिक प्रिंसिपल, 1000 दिन लगते हैं धंधा अच्छे से सेट होने में। तो हम सीए बनते ही ये क्यों सोचते हैं कि आज सीए बने और कल से रसमलाई खाना शुरू? भाई आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, एंड प्रैक्टिस नीड्स पेशेंस। अगर आपका पुराना कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप मेरे जैसे एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हो जहाँ फैमिली में दूर दूर तक कोई सीए नहीं है और आप अपनी प्रैक्टिस में आ रहे हो, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। हो सकता है आप पहला क्लाइंट जिससे स्टार्ट करो वो आपको 5000, 6000, 10,000 रुपये का काम दे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद हो सकता है वही क्लाइंट आपको 10 लाख रुपए दे रहा है। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको खुद की ज़रूरतों को भी संभालना पड़ेगा, आपको खुद के एम्बिशंस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसी के साथ आपको अपनी प्रैक्टिस को भी चलाना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत करे बिना नहीं होता। सर कई सारे प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में, और प्लस फैमिली से आ जाता है कि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लाइक अगर वो जॉब पर जाते हैं तो उनका 10-12 लाख का पैकेज तो है ही, लेकिन उनका मन है प्रैक्टिस करने का, लेकिन वो जॉब में जा रहे हैं क्यों? क्योंकि अबे हमें और 3-4 साल अभी हमारी अर्निंग कुछ होगी नहीं। तो ऐसे सीएस के लिए कुछ कहना चाहो कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सोच रहे हैं? सर मेरा हमेशा से एक सजेशन रहता है, जो भी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, आप सबसे पहले तय करो वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स डाउन द लाइन। हर 5 साल की योजना बनाओ, पंचवर्षीय योजना होती है, मैं बोलता हूँ पंचवर्षीय योजना बनाओ। अब मान लो आप आज से 25 साल बाद खुद को रिटायर करना चाहते हो, या आप सोचते हो कि मैं तो 15 साल में इतना पैसा बना लूँ कि उसके बाद कुछ नहीं करना पड़े, तो आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा। भाई अगर आप खुश हो अपनी सुबह 9 से रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, या रात को 9 बजे तक की जॉब से, तो आप जॉब में चले जाओ। जैसे मैं अपना कहूँगा, मुझे कभी से, मतलब कभी भी ये फील नहीं था कि मैं कहीं जॉब करूँ। आई वॉज वेरी मच क्लियर ऑन वेरी फर्स्ट डे, मुझे मेरी प्रैक्टिस करना है। मैं खुद की शटर जब चाहूँ बंद करूँ, खुद की शटर, खुद का ऑफिस खोला और अपने ऑफिस में बैठे, अपने घर चले गए। तो ये माइंडसेट होना जरूरी है। अब आज जो स्टूडेंट होते हैं उनमें 2 डिलेमास रहते हैं। पहला, उनको लगता है यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं जॉब में गया तो मेरा 8-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का पैकेज है वो चला जाएगा, और हो सकता है मैं 5-6 लाख के पैकेज पे आ जाऊं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में आऊँगा तो मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले देखो आपको जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है, आप मटेरियल क्या हो। भाई अगर आपको लगता है कि आप किसी को असिस्ट करने में ही खुश हो, या आप खुद को CEO, CFO एस्पायर करते हो और आप उतनी मेहनत करना चाहते हो, तो आप जॉब में जाओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मैं प्रैक्टिस में मेहनत कर सकता हूँ, मुझे क्लाइंट पिच करना अच्छे से आता है, मुझे डील करना अच्छे से आता है, मेरे एनालिटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, यू शुड कम इन प्रैक्टिस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड बात करते हैं, सर शुरू 2-4 साल जॉब करूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, अपना ऑफिस खोल लूँगा, पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और काम भी हो जाए। सर इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। आज के समय में जो स्टूडेंट हैं जो जॉब में जा रहे हैं, दे आर मोस्टली डीलिंग विद द थिंग्स दोज आर नॉट रिलेवेंट इन द प्रैक्टिस। भाई जो काम आप जॉब में कर रहे हो वो प्रैक्टिस में रिलेवेंट ही नहीं है। फिक्स्ड इनकम की भी आदत हो जाती है फिर एक। दूसरा क्या होता है, वो हर महीने 5 तारीख को जो तनख्वाह मिलने की आदत है वो आपको छोड़ने ही नहीं देगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप वो 5 तारीख वाले स्लॉट से बाहर निकलो। अब मेरे एक बहुत अजीज़ मित्र है, ही वॉज विथ मी इन सिकासा ऑल्सो, मेरे साथ पढ़ाई करी हमने, अच्छे से अपनी पढ़ाई करी, वो मुझसे पहले CA बन गए, सब कुछ है। नाउ ही इज़ इनटू अ कंपनी, अच्छी पोजीशन पर है। बट जब उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी थी तब ही वॉज वेरी क्लियर, आनंद 2-3 साल करूँगा और आ जाऊँगा। वो दिन है और आज का दिन है। नाउ ही इज सेटल्ड इनटू सम अनदर सिटी, इंदौर शहर ही भूल गया भाई। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप ये सब छोड़ो, आप अपना माइंडसेट बनाओ। सबसे पहले आप अपने खुद को कहाँ देखते हो, 10 साल बाद, 15 साल बाद खुद को जहाँ देखते हो वो रास्ता चुन लो।
सर ये तो बात हो गई सीए बनने की, लेकिन सर आप जो बच्चों को नहीं पता है, इलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो? कैसे कोई ब्रांच का कमेटी मेंबर बनता है, प्लस चेयरमैन कैसे बनता है, देन उसके बाद रीजनल काउंसिल मेंबर? हमारा जो आईसीआई का इलेक्शन होता है, इट इज़ अ वेरी यूनिक इलेक्शन। ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है, ब्रांच में भी वही होता है, रीजनल काउंसिल में भी वही होता है और सेंट्रल काउंसिल में भी वही होता है। सो एनीवन हु एस्पायर टू बिकम अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर एट ब्रांच, तो वो ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस भी ब्रांच से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वहाँ रजिस्टर होना चाहिए और वो अपना पर्चा दाखिल करें एंड फिर इलेक्शन होता है। उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है। अगर वो सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो वो मैनेजिंग कमेटी में आ जाते हैं। देन जो मैनेजिंग कमेटी बनती है, जैसे इंदौर में 9 लोगों की मैनेजिंग कमेटी है, तो इन 9 लोग आपस में मिलकर वाइस चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, हु बी एलिवेटेड एज चेयरमैन इन द नेक्स्ट ईयर। और नेचुरली जो चेयरमैन बनता है वो वाइस चेयरमैन ऑलवेज गेट एलिवेटेड टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन चेयरमैन बनता है। इस तरह से कमेटी में सारी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिवाइड होती है और मैनेजिंग कमेटी बनती है। सेम प्रोसेस जो है वो रीजनल काउंसिल में भी होता है, बट इन अ डिफरेंट वे। रीजनल काउंसिल में क्या होता है कि हमारे 7 स्टेट्स हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल है, हम सेंट्रल रीजन में आते हैं, तो 7 स्टेट्स हैं एंड अराउंड 78,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन 7 राज्यों में। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 12,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंदौर की हम बात करें तो 5,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये सारे 78,000 लोग जो हैं वो मिलकर रीजनल काउंसिल में 12 लोग जो इलेक्ट होना है उनके लिए वोट करते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम से। फिर इस प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में जिन लोगों को ज़्यादा वोट आते हैं या जो लोग कोटा क्रॉस करते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन होता है मैनेजिंग कमेटी के लिए। फिर ये मैनेजिंग कमेटी लाइकवाइज अपने आपस में तय करती है कि कौन चेयरमैन बनेगा, वाइस चेयरमैन बनेगा, सेक्रेटरी, ऐसा। तो जैसा हमारे सेंट्रल रीजन में 12 रीजनल काउंसिल मेंबर होते हैं, वैसे ही 6 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं जो हमारी सेंट्रल कमेटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के अंदर 32 ऐसे मेंबर हैं जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स होते हैं और सेंट्रली पूरे हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये 32 लोग आपस में मिलकर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं या प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंपोजिशन होता है। एट प्रेजेंट हम अगर बात करें तो 32 काउंसिल मेंबर हो गए सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, 64 रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, और मोटा मोटी 1300 के आसपास हमारे ब्रांच के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है उसका कंपोजिशन है। सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है, जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनते हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर बनते हैं, ब्रांच कमेटी में आते हैं, उनके पास क्या पावर्स रहती हैं? हमारा इंस्टीट्यूट का जो कंपोजिशन है वो 3 लेवल पर है, सेंट्रल काउंसिल, रीजनल काउंसिल और ब्रांचेस। ब्रांचेस जो होती हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टू दी मेंबर्स, टू दी स्टूडेंट्स। आप जैसे कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाते हो या आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप सीधा ब्रांच में चले जाते हो। उसके ऊपर होता है रीजनल काउंसिल और उससे ऊपर होता है सेंट्रल काउंसिल। तो जो रीजनल काउंसिल होता है वो हर रीजन का एक अपना रीजनल काउंसिल होता है। जैसे हम लोग सेंट्रल रीजन में हैं तो हमारा सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल होता है, इसका हेड ऑफिस कानपुर में है। वैसे ही वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है जिसमें मुंबई आती है, गुजरात आता है, WIRC, तो वो वहाँ का हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। ऐसे ही EIRC है, SIRC है। तो ऐसे हमारे 5 रीजनल काउंसिल है और इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी एक नेशनल जो बॉडी है सेंट्रल काउंसिल, उसके 32 सेंट्रल काउंसिल मेंबर होते हैं और वहाँ अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई है। जैसे स्टूडेंट्स को हैंडल करना है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़, ठीक है। फिर मेंबर्स को जैसे एड्रेस करने के लिए बहुत सारी मेंबर्स के इश्यूज रहते हैं, या हमारा इंस्टीट्यूट का जो मेन काम है बीइंग अ रेगुलेटर, तो ऑडिट जो एक फील्ड है उसको रेगुलेट करना, तो हमारा एक ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उनको रिलीज़ करता है। उनमें कोई अमेंडमेंट करना है तो वो लेकर आता है, या इसी तरह की डिसिप्लिनरी बोर्ड होता है। तो ऐसी तमाम कमिटीज़ जो होती है ये सेंट्रल काउंसिल करती है। तो ब्रांचेस का काम ये होता है कि ब्रांचेस पहला तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, सारे जो भी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। अभी हम जिस दौर में हैं, इस दौर में ब्रांचेस का थोड़ा सा काम कम हो गया है, इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे
तो हमारी जो स्टडी मटेरियल होते थे वो सारे ब्रांचेस के थ्रू ही स्टूडेंट्स को मिलते थे। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है सीए में तो आप ब्रांच जाएंगे, वहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपको वहीं से स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ब्रांच का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता था जब ये ऑनलाइन नहीं हुआ था उसके पहले। थोड़ा इससे और पहले लेकर जाता हूँ, जब मैं पढ़ाई कर रहा था या जब मैं सीए में आया तो ये रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही एग्जामिनेशन रिलेटेड काम भी ब्रांच में ही होता था। आपको अगर एग्ज़ाम में एनरोल करना है तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके ब्रांच में सबमिट करते थे। तो ब्रांच जो है वो कनेक्ट करती थी सारी चीज़ों के लिए मेंबर स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट से। जैसे हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं ना, तो पोस्ट ऑफिस की शाखा हर जगह पे है, या हम कोई बैंक जाते हैं उसकी शाखाएं हर जगह जगह होती है, वैसे ही ब्रांचेस में सारी फंक्शनैलिटीज़ होती थी। अब जो नया दौर आया है, इस समय में ब्रांचेस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जीएमसीएस क्लासेस ऑर्गेनाइज करना, उनके लिए आईटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, लोकल इश्यूज़ अगर कोई मेंबर के हैं तो वो ब्रांच विजिट करके ब्रांच इंचार्ज के थ्रू हेड ऑफिस एस्केलेट कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव कमिटी में भिजवा सकते हैं। तो इस तरह के सारे काम ब्रांचेस करती हैं। रीजनल काउंसिल का जो पहले काम हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो पर्टिकुलर रीजन है उस रीजन के मेंबर्स का एनरोलमेंट करना। अगर आपको अपनी मेंबरशिप लेनी है तो आपको अपना फॉर्म कानपुर भेजना होता था, वो कानपुर से अप्रूव होता था। अब तो एसएसपी आ गया है। एसएसपी के दौर में तो क्या होता है, आप यहाँ अपना फॉर्म सबमिट करते हो, 1 घंटे में आपका मेंबरशिप आ जाता है। जब मैं सीनियर्स से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि पुराने ज़माने में दे यूज्ड टू विजिट कानपुर ऑल्सो। मतलब आप सोचो, इंदौर से उठ के आदमी कानपुर जा रहा है जस्ट टू गेट दी मेंबरशिप। अब तो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया अब सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। तो रीजनल काउंसिल का ये एक महत्वपूर्ण काम है कि अपने रीजन के जो मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, आपकी मेंबरशिप रिलेटेड इशू है, आपके स्टूडेंट का आर्टिकलशिप रिलेटेड इशू है, तो ये सारे इश्यूज रीजनल काउंसिल करती थी। अब एसएसपी बेस्ड हो गया है, स्टूडेंट का डेटा पूरा पोर्टल पर अवेलेबल रहता है, मेंबरशिप का डेटा पूरा पोर्टल पर अवेलेबल रहता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट काम जो रीजनल काउंसिल का रहता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कॉन्वोकेशन सेरेमनी करवाना, ओरिएंटेशन करना बच्चों के, कैंपस प्लेसमेंट, दो होता सब कुछ सेंट्रल कमेटी के अंदर ही, बट थोड़ा सा पावर एक्सटेंड करके प्रोग्राम्स कैसे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेंट्रल कमेटी तो पूरा गवर्न करती है। सो दिस इज़ द होल एंटायर प्रोसेस जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट वर्क करता है। सर, जैसा अभी आपने बोला कि प्रॉब्लम जो भी होती है ब्रांचेस सॉल्व करती है बच्चों की, लेकिन सर कई सारी जगह पे छोटे शहरों में हुआ, वहाँ ब्रांचेस बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और कई सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं ही नहीं। मतलब बहुत सारी जगहों पे ICI के ब्रांचेस हैं, लेकिन कई सारी जगहों पे नहीं है। जैसे इंदौर ब्रांच है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करवाती रहती है, नेशनल टैलेंट सर्च होता रहता है बच्चों के लिए, यहाँ से रीजनल लेवल पे जाते हैं, रीजनल लेवल से नेशनल लेवल। लेकिन वही अगर हम और सिटीज़ के बच्चों के लिए बात करें तो ये मौका है ही नहीं। अब उनके लिए यहाँ से इंदौर, दूसरे अपने शहर से इंदौर आना इज़ नॉट कन्वीनियंट। इसको लेके ICI कुछ करता है? सी इंस्टीट्यूट एग्रेसिवली एक छोटी से छोटी जगह पर भी ब्रांच खोलने के लिए रेडी है। आज के समय पे 19,000 पिन कोड्स पे हमारे मेंबर बैठे हुए हैं। 19,000 पिन कोड ऐसे हैं जहाँ पे हमारे मेंबर्स हैं। तो ये जहाँ जहाँ मेंबर हैं उसके लिए इंस्टीट्यूट का एक रूल है कि इतने नंबर हुए तो हम स्टडी चैप्टर खोलते हैं, या इतने नंबर हुए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में तो उस पूरे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच ओपन होती है। तो अगर वहाँ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो नंबर है, सो वहाँ के जो भी मेंबर है वो ब्रांच के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं रीजनल काउंसिल को, और रीजनल काउंसिल से वो सेंट्रल काउंसिल में चली जाती है। रहा सवाल कि मेंबर्स की या स्टूडेंट्स की क्वेरी से वो सॉल्व नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ ब्रांचेज ही नहीं है, मैं कहूँगा ये थोड़ा गलत है, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में SSP पोर्टल है। आप टिकट रेस करते हो, विद इन 7 डेज, 3 डेज, 4 डेज के टाइम फ्रेम में आपको रिप्लाई आ ही जाता है और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। इवन यू वुड अग्री विद दैट। तो ये नहीं कह सकते कि अब वो वंचित रह जाए। जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रांचेज में पहले ये हुआ करता था, दिस वाज द की फंक्शन ऑफ अ ब्रांच, कि कोई भी मेंबर आता है तो उसकी क्वेरी सॉल्व करना। अब SSP बेस्ड हो गया, आपने टिकट रेस किया, आपको आंसर मिल जाता है। तो अब कहीं भी ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे ब्रांचेज नहीं है। अब रहा सवाल कि वहाँ प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं या होते नहीं है, तो इट बी वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम एट सच अ प्लेस जहाँ पर
5 मेंबर है या 10 मेंबर है, सो दे नीड टू ट्रेवल टू नियरेस्ट प्लेस जहाँ भी वो जा रहे हैं। एंड आई मस्ट से आज 170 से ज़्यादा ब्रांचेस हमारी है पूरे देश भर के अंदर। तो ये सारी ब्रांचेस कहीं ना कहीं क्षेत्र को कनेक्ट करती है। आप जैसे ही देखेंगे कोई भी प्लेस हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अब झाबुआ की बात करूं कि झाबुआ में ब्रांच नहीं है, उदाहरण के लिए रतलाम नियर बाय पड़ता है, तुरंत रतलाम चले जाते हैं। झाबुआ से इंदौर आना है, इट इज़ जस्ट 2.5 आवर जर्नी, इंदौर आके मेंबर अटेंड कर लेता है। या आज हम बात करें उज्जैन में ब्रांच नहीं है बट उज्जैन इज कनेक्टेड, सॉरी देवास में ब्रांच नहीं है बट देवास इज कनेक्टेड टू उज्जैन ब्रांच, तो वो उज्जैन आ सकते हैं, वो इंदौर आ सकते हैं। सीहोर आप बोलोगे ब्रांच नहीं है, सीहोर इज कनेक्टेड टू भोपाल, तो भोपाल से वो अटेंड कर सकते हैं, वहाँ ब्रांच है। तो आप ऐसा देखेंगे एक पेरीफेरी के अंदर ब्रांचेस है ही है, ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस नहीं है। सर जब से आप इस टेन्योर में आए हो, अपने रीजनल काउंसिल मेंबर, ब्रांच कमेटी मेंबर, चेयरमैन, सर आपने कोई ऐसा इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव देखा हो जो आपको लगता था कि हमारे टाइम पे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आज देखते हो तो सब चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं ये? जब मैं ब्रांच चेयरमैन रहा तो मेरे उस कार्यकाल के दौरान मैंने लगभग 230 के आसपास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे एक साल के अंदर। तो मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कि मैं हर क्षेत्र को कवर करूं, चाहे फीमेल मेंबर हो, यंग मेंबर हो, सीनियर मेंबर हो या ऐसे लोग जो जॉब में जा रहे हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था जॉब वाले मेंबर्स के लिए, दोज हु आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होता है, प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, जो जॉब में है, कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमेशा ये एक रहता है कि हम इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड नहीं है। टू कनेक्ट देम ऑल विद द इंस्टीट्यूट हमने एक मेंबर्स इन इंडस्ट्री मीट ऑर्गेनाइज किया और वहाँ हमने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान किया जिनको 10 साल से ज़्यादा प्रोफेशन में हो गए थे सर्व करते हुए। तो जब उनको हमने सम्मानित किया, उनको गौरवान्वित किया, तो उनकी आंखों में जो पल थे, उनको जो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। एप्रिसिएशन। उनमें से कई लोगों ने मुझे बाद में फ़ोन करके बोला कि आनंद भाई, जब हम घर ये सम्मान पत्र लेकर गए तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आई, घर वालों को भी लगा कि नहीं, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बट दे आर सर्विंग इनटू सम इंडस्ट्री। आज हमारे जो मेंबर्स है इन अ लार्ज नंबर, इन अ वेरी लार्ज नंबर सर्विंग टू द इंडस्ट्री, दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि कोई किसी कंपनी में अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, कोई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी में CFO हैं, CEO हैं, या आजकल सेल्स को मॉनिटर करने के लिए भी कंपनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखती हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट आज है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, बट कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस में नहीं होते, तो उनको एक डिफरेंस लगता है, उनको गैप लगता है। तो इस गैप को फुलफिल करने की हमने कोशिश की थी। ऐसे बहुत सारे हमने इनिशिएटिव उस दौरान लिए थे और अब वो इनिशिएटिव ऐसे हैं जो पायनियर बन चुके हैं, लगातार साल दर साल उस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव। सर कई सारे लोगों का, आर्टिकलशिप में भी मेरे कई सारे दोस्त हैं, सबका ये मानना रहता है कि पॉलिटिक्स में आके एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, वह क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आपके कनेक्शंस हैं, आप पॉलिटिक्स में हो, यानी आप क्लाइंट्स अपने पास लेके आ सकते हो सोर्सेज से। इसमें कितनी बात, इसमें क्या सच्चाई है? देखो क्या होता है, अगर आप राजनीति या कोई भी सेवा कार्य आप कर रहे हो, आप उसमें सोचोगे कि मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप एक वॉइड एब इनिशियो एक्ट के अंदर इंटर हो रहे हो। अगर आप इन सब चीज़ों में आना चाहते हो, टू सर्व योर प्रोफेशन, टू सर्व योर अल्मा मैटर, तो आपको सबसे पहले ये भूलना पड़ेगा कि आपके ऑफिस में आप कोई कमाई इन सब चीज़ों से कर सकते हो। दूसरा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन चीज़ों का जो आता है वो आपकी फैमिली पर आता है और आपके प्रोफेशन पे, मतलब पर्सनल प्रैक्टिस पर आता है। अगर मैं आपको कहूँ कि बीइंग इंदौर ब्रांच चेयरमैन, मैं अपने प्रोफेशन में भी समय दे रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस पे भी समय दे रहा हूँ और अपने घर को भी दे रहा हूँ। इट इज़ अ फुल टाइम जॉब बॉस। आप 300 दिन, 350 दिन में से आप जो है 230 प्रोग्राम कर रहे हो। यस सर। दैट मीन्स आपने एवरी ऑल्टरनेट डे एक प्रोग्राम किया। तो आप उस प्रोग्राम को करने के लिए कितनी तैयारी लगती है, आप भी सिकासा में आप जानते हो कि एक छोटा सा इवेंट करना होता है, उसके लिए हमको 2-3 दिन के प्रिपरेशन लगते। तो आपको कहीं ना कहीं वो टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है फ्रॉम योर ऑफिस। और जब हम इस मानसिकता से आते हैं कि हम
बीइंग सर्विसिंग टू द इंस्टीट्यूट या बीइंग प्रोवाइडिंग अवर सर्विस टू द इंस्टीट्यूट कोई क्लाइंट अर्न कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आपका जब आप पोस्ट पर होते हो तो आपका पूरा ध्यान होता है कि मैं अपने कार्यकाल को कैसे अच्छा करूं। मतलब वो जो 1 साल का समय होता है, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है हमारे इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। आप अपने पूरे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार चेयरमैन बन सकते हो, एक ही साल के लिए, आप 2 साल के लिए नहीं बन सकते हो। तो क्या होता है कि आप सोचते हो यार मैं मेरे वो जो 350 दिन है, 365 दिन है, उनको कैसे अच्छे से अच्छे कामों में लगाऊं। तो आपको इन सब चीज़ों को करने का मौका ही नहीं मिलता है, कोई समय ही नहीं मिलता है, आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं जाता उससे। अब जो लोग ये सोच कर आते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट में आऊँगा तो मुझे नया क्लाइंट मिल जाएगा, मुझे धंधा बढ़ जाएगा, ये भी इट इज़ ऑल्सो अ मिथ, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला और ना मैंने लेने की कोशिश करी। हाँ, बट ये चीज़ पक्की है कि आप अगर इन सब चीज़ों में आए हो, आपकी जेब जरूर ढीली होने वाली। हाँ, वो तो क्योंकि आपकी जेब से पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगी, एनर्जी भी लगेगी, बट द रिकॉग्निशन यू गेट फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम विद इन योर फैमिली, विद इन द प्रोफेशन, दैट इज ट्रिमेंडियस। आप अगर आपके नेटवर्क अच्छे हैं, आपके कनेक्ट्स अच्छे हैं, आप अपने आपको बीइंग एट द पोजीशन अच्छे से शोकेस करते हैं, तो 100% आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती है, इनसे आपका सम्मान बढ़ता है। और मुझे लगता है पैसे से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो सम्मान है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर, कभी आपको ये लगा नहीं कि मैं साल में 365 दिन में से 230 दिन तो प्रोग्राम ही कर रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है? 100% प्रैक्टिस इफेक्ट होती है, बट अगेन मैं आपको बोलूँगा हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स। भाई अगर आप अपने ऑफिस में नहीं हो तो ऑफिस एक ऐसी चीज़ है जो आपके होने नहीं होने से उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं मेरे आर्टिकल्स को भी बोलता हूँ कि हमारे ऑफिस में प्रोसेस और सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैं ऑफिस में चेयर पर बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, वो प्रोसेस और सिस्टम फॉलो होता रहे। लाइकवाइज अगर मेरा आर्टिकल उस जगह पर नहीं है तो भी वो प्रोसेस और सिस्टम कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसको फॉलो करता रहे। दैट शुड बी द अप्रोच। अगर हम हमारे क्लाइंट को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को एक अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि आप देखो आज NFRA है या बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो हमारे ऊपर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो इन रेगुलेटर्स को या हमारे खुद के अल्मा मेटर ICI को, जिसका अपना खुद का कोड ऑफ एथिक्स है, खुद का डिसिप्लिनरी बोर्ड है, खुद के कोड मतलब स्टैंडर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोसेस उस स्तर का होना चाहिए। आज छोटी सी गलती होती है, क्लाइंट को बहुत भारी पड़ती है, और लास्ट में जाके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही भारी पड़ती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो हमारे आर्टिकल्स हुए या हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं या जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपना प्रोसेस ही वैसा बनाए। अब अगर मैं बीइंग द चेयरमैन ऑफ द ब्रांच या बीइंग पोस्ट होल्डर एट द इंस्टीट्यूट अगर अपने ऑफिस में ये सब नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा? तो आप वैसा प्रोसेस बनाएं, आपकी एब्सेंस में भी वो प्रोसेस फॉलो हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम काफ़ी लोग लैक कर देते हैं, सर वर्क एट 80% कैपेसिटी। मैं ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझाता हूँ जो मेरे पास आते हैं। आप 100% कैपेसिटी पे काम मत करो, आप 80% कैपेसिटी पे काम करो, और उस 80% कैपेसिटी पे काम करते हुए अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से वो 125 लोगों का पैसा लो, तो आपको 100% कैपेसिटी पे काम करते हुए पूरा पैसा मिल गया। काम करना है 80%, पैसा लेना है 125 के बराबर। आप क्वालिटी रेंडर करो ना। आप हमेशा एक 20% का स्कोप रखो फॉर द न्यू वर्क। सर आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो और आपकी क्षमता ही है 20 ऑडिट करने की, और आप 40 ऑडिट लेकर बैठे हो, क्या आप कर पाओगे? नहीं, जो कर रहे हैं वो भी अफेक्ट होगा। आपकी क्षमता 20 ऑडिट की थी, आपने 15 ऑडिट किए, सर आपने उनको क्वालिटी करके दिया। यस सर। और अगर आप 25 तारीख को 26 तारीख को फ्री हो तो यू कैन टेक अ न्यू असाइनमेंट। यस। आप एक ऐसा काम ले सकते हो जो हो सकता है आपको अच्छा रेवेन्यू दे कर जाए। अगर आप फ्री नहीं हो तो आप ले ही नहीं पाओगे। सो ऑलवेज वर्क एट 80% कैपेसिटी एंड फीस अच्छी चार्ज करो। क्या होता है, हम लोग काम के चक्कर में फीस चार्ज करना भूल जाते हैं या कम चार्ज करते हैं। काफ़ी सीए ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 साल से अपनी फीस रिवाइज नहीं करी। सर हम लोग हर साल 20% बढ़ाते हैं। एवरी ईयर वी इंक्रीज अवर फीस बाय 20%। तो दिस मेथड शुड बी अडॉप्टेड एवरीवेयर।
सर अगर क्वालिटी देंगे तो क्लाइंट्स को फर्क पड़ता ही नहीं अगर 10-20% बढ़ भी जाता है तो। आज के समय में कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज मच हायर देन कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 50,000 रुपये महीना दे रहे हो सकता है वो 6 लाख रुपए साल के लेके आपके 60 लाख रुपए बचाते कंप्लायंस करवा के। यस सर। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे सीए अपनी कंसल्टेंसी देके, अपनी एक्सपर्टाइज देके, अपनी सर्विसेज रेंडर करके क्लाइंट को बहुत बेनिफिट करवा सकता है। बट ये क्लाइंट को भी बहुत बाद में रियलाइज होता है, जिनको अभी रियलाइज हो गया होता है बहुत ही अच्छा है। सर अभी तक आपका अब सीए बने हुए इतना टाइम हो गया है, प्लस आपकी स्टूडेंट जर्नी, सर कोई एडवाइस जो आप सबको देना चाहो कि इस पूरी जर्नी में मैंने एक ये चीज़ सीखी है जो मैं आप सबको बताना चाहूँ? सर मैं हमेशा बोलता हूँ, चांद देखोगे तो तारे हाथ लगेंगे। अभी आपने बोला अभी था। चांद देखोगे तो तारे हाथ लगेंगे, अगर चांद चाहिए तो पूरा आसमान देखो। भाई अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको अपने एरिया से बाहर जाना पड़ेगा। कम आउट ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंस। आपका जो कोर कॉम्पिटेंस एरिया है उससे बाहर जाओ, आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाओ और आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। जो मैंने एक गलती करी, अगर हो सकता है मैं इंदौर से आर्टिकलशिप नहीं करके मैं बॉम्बे गया होता तो शायद मैं और कुछ अच्छा कर रहा होता। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पंख को खोलो और जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो, जितना ज़्यादा चीज़ों को ले सकते हो, लेने की कोशिश करो। हम क्या होता है, हम एक समय के बाद में कंफर्ट में चले जाते हैं। यस सर। हम सोचते हैं यार ठीक है, ऑफिस में जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ना, बराबर चल रहा है। ऑफिस जाता हूँ, 11 से 5 बैठता हूँ, जीएसटी रिटर्न भरता हूँ, बेसिक सर का काम कर दिया, घर चला गया। यस सर। आप नया नहीं सीखे सर, आप नया नहीं सीखे। तो यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप जैसे कंफर्ट से बाहर आओगे आप नया सीखोगे, और नया सीखोगे तो वो आज नहीं तो कल आपको पे करके जाए। कंपाउंडिंग सुना है आपने? यस सर। क्या होता है कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग सर स्टार्टिंग में कम कम होता चला जाता है, फिर पता नहीं चलता, एक बेस बनता है और बेस के बाद एकदम से बूम। सर कंपाउंडिंग को लोग रुपए से जोड़ते हैं। मैं बोलता हूँ रुपए से नहीं, इसको नॉलेज से जोड़ो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते जा रहे हो, फिर कॉलेज में आए, फिर सीए में पढ़ाई किया, फिर और सीए बनने के बाद में पढ़ा, ये सब कंपाउंडिंग होते जा रहा है। आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आते जा रहा है। ये आपको बढ़ के देगा कुछ। सो इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यही कहूँगा। सर आज अगर आप अपने स्टूडेंट सेल्फ को कोई सजेशन देना चाहें कि उस टाइम पे मैं ये और अच्छा कर सकता था जो मैंने उस टाइम पे नहीं किया, वो क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी गिवन। मैं अगर इंदौर की जगह और बाहर कहीं गया होता तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता। शायद फिर आप सर कब इलेक्शन में आते ही। मे बी। सर आज आप उन सी स्टूडेंट्स को जो सिकासा में ज्वाइन होना चाहते हैं, प्लस आगे इलेक्शन में भी आना चाहते हैं, आर्टिकल शिप भी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस हो? अभी आप ये सब चीज़ों को भी ध्यान दें आर्टिकल शिप के साथ में। मैं ऐसा कहूँगा, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। इस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, लोगों से मिलो, और जो स्टूडेंट हमारे सीए में कॉलेज लाइफ जो मिस होती है वो सिकासा फुलफिल करता है। yes, तो मैं कहूँगा आप किसी न किसी माध्यम से सिकासा से जुड़ो। आप हो सकता है एज अ वॉलंटियर नहीं कर सकते हो तो आपको एक प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर बनो। आप प्रोग्राम के लिए नहीं बन सकते तो आप किसी भी वे में, बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ मॉडरेटर, बाय एनी मीन यू शुड गेट कनेक्ट टू दी सिकासा। आप स्टूडेंट लाइफ भी इंजॉय करते हो, पढ़ाई भी होती है, लीडरशिप भी आती है, तो मुझे लगता है करना चाहिए। सर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है सब लोगों का कि अब जो सीए बन रहे हैं और जो पहले जो सीए बनते थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। कैसे? अब जो सीए बन रहे हैं उनके पास सर वो उतनी नॉलेज लेने नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं कि मैं ये पढ़ लूँगा पास हो जाऊँगा। आज आप क्लासेस भी देखोगे, पहले के जो टीचर्स हैं वो 450 घंटे पढ़ाते थे एक एक सब्जेक्ट को, लेकिन वही चीज़ अगर आपको अब पास होना है तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच होते हैं जो बच्चे स्टार्टिंग से 150 घंटे में पढ़ा दिया जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, सीनियर में डिफरेंस तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जो हमारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो हमारे पहले के सीए हैं उन्होंने मेहनत ज़्यादा करी। आज का जो बच्चा है वो मेहनत कम करना चाहता है, बट ही इज़ स्मार्ट। मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट शुड बी अ हाइब्रिड ऑफ बोथ ऑफ दैम। भाई आपको मेहनत भी करना है, आपको स्मार्टनेस भी लगाना है, आपको एआई यूज़ करना है, पर उस एआई को कमांड क्या देनी है वो हार्डवर्क से आएगी। यस सर।
आपको एआई का यूजेज कमांड देने से आएगा और कमांड हार्डवर्क से सीखोगे आप, तो आपको दोनों को यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। जो हमारे सीनियर सीएज हैं या जो पुराने सीए हैं जो उस समय होते थे जब रिजल्ट भी शायद 2-3% हुआ करता था, मैं जब पास हुआ तब भी 3-4% रिजल्ट हुआ करता था, अब 15% के आसपास भी रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों ने कम पढ़ाई करके वो फटाफट पास हो गए हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। बट कई बार जो एक सिंसियरिटी का एक डिफरेंस आता है वो रहता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आएगा। जो हमसे पहले सीए बनते थे, इफ़ यू टॉक अबाउट 80s 90s, तो उस समय पे सीए बनने की एक जो एवरेज एज होती थी वो 12th करते थे, फिर बीकॉम करते थे, फिर सीए में आते थे, और कई लोगों की उसके पहले शादी हो जाती थी, बच्चे भी हो जाते थे। तो वो एक एज अलग होती थी और मेच्योरिटी भी अलग होती थी। आज का बच्चा जो है वो 19 साल 20 साल 21 साल में सीए बन जाता है, 20 साल में कई बच्चे सीए बन जाते हैं। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी का डिफरेंस रहता है, बट नॉलेज वाइज मैं कहूँगा 19 साल के बच्चे में भी बहुत नॉलेज हो सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर सीइंग दैम। मेरा सजेशन यही रहेगा, जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हाइब्रिड मेथड पे जाओ, आप पढ़ाई भी पूरी करो, आप इंजॉय भी पूरा करो, और आप स्मार्टनेस भी लगाओ, बट हार्डवर्क भी रखो। सर बाकी हमारे क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गए हैं। बाकी एक आखिरी में एक फन सेगमेंट राउंड था, अगर आप आंसर दो तो रैपिड फायर है। बिल्कुल। 1 वर्ड फॉर आईसीआई। अल्मा मैटर। 1 वर्ड फॉर आर्टिकलशिप। बैकबोन ऑफ दिस एंटायर सीए। सर एक और भी है जो सब बच्चे बोलते हैं, कॉर्पोरेट मजदूर। सर बिना पैसे का मजदूर भी बोल सकते हैं। सर 1 वर्ड फॉर एग्जाम्स। नेवर इन ड्रीम्स अगेन। इलेक्शन। इलेक्शन अ गुड प्रोसेस टू लर्न। सक्सेस। सक्सेस दिमाग पे मत चढ़ने दो। हाँ सर, अगर आप सीए नहीं होते तो आप क्या होते? मैं बोलता तो हूँ कि मैं ड्राइवर होता, बट ड्राइवर तो नहीं हूँ मैं। सीए नहीं होता तो शायद बिजनेस कर रहा होता। सर स्टूडेंट डेज की एक बहुत ही यादगार मेमोरी जो आप सबको शेयर करना चाहोगे? सिकासा डेज वर दी बेस्ट डेज। वो जो 1-1.5-2 साल उस समय का कोर टाइम रहा था, 2010 to 2011, दैट वाज द बेस्ट टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा जो शायद मेरे को कुछ पता ही नहीं था, और मेरी ऑडियंस को भी। सर आपने इतना सारा टाइम दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इट वॉज प्लेजर कमिंग टू योर पॉडकास्ट, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो आपकी ऑडियंस है, मुझे लगता है उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ आई कुड एस्पायर एंड इंस्पायर ओनली वन स्टूडेंट जो मेरी जर्नी को देखकर इंस्पिरेशन ले सके, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जो है आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। तो सर एक लाइन भी थी ना कि अगर मेरे वजह से किसी एक का भी जीवन में कुछ चेंज आता है तो मेरा जीवन सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने पेशेंटली मेरे इतने लंबे पॉडकास्ट को पूरा इतना पेशेंटली सुना। और ये तो सिर्फ सर के साथ था, अभी ऐसे आने वाले टाइम में ऐसे अलग अलग फैकल्टीज़ के साथ में, अलग अलग मेंबर्स के साथ में बहुत ही अलग अलग पॉडकास्ट आने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट भी काफ़ी सारी क्लिप्स और काफ़ी सारी रील्स आपको मिलने वाली हैं। और आपको कमेंट में जो भी इसका बेस्ट पार्ट लगा आप कमेंट कर सकते हो, और जुड़े रहिए अगले आने वाले पॉडकास्ट के लिए जो कि बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।